कंसेंट देगा कि उस डेटा को कितना दे रहा है, कितने समय के लिए कंसेंट दे रहा है, कंसेंट वो वापस भी ले सकता है, उस डेटा को वो मतलब अपने चिल्ड्रन की भी कंसेंट वो देगा। तो ये सब कंसेंट जो है वो यहाँ पे दिया गया है कि स्पेसिफिक, इन्फॉर्म्ड एंड अनएम्बिगुअस, और कितने समय के लिए डेटा को रिटर्न करना है, ये भी सब कंसेंट में ये सब चीजें रहेंगी। तो कंसेंट के बारे में सेक्शन 7 दिया गया है। इसके बाद फिर जो सेक्शन 12 में राइट टू इन्फॉर्मेशन है, और सेक्शन 14 जो है इसमें ब्रिज के बारे में कहा गया है। तो इसमें जो इसमें डिम्ड कंसेंट भी है कि जैसे आप कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि आप उसको यूज कर रहे हैं। इसके बाद जो सेक्शन 12 पर जाते हैं, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया है, ये किस तरह का रहेगा और इसको डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड किस तरह से लागू करेगा। तो इसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में कहा गया है अबाउट पर्सनल डेटा। The data principal shall have the right to obtain from the data fiduciary the confirmation whether the data fiduciary is processing or has processed personal data of the data principal। मतलब जो कंफर्मेशन की वो डेटा प्रोसेस किया जा रहा है या प्रोसेस कर चुके हैं। दूसरा, समरी ऑफ द पर्सनल डेटा ऑफ द डाटा प्रिंसिपल बीइंग प्रोसेस्ड और दैट हैज बीन प्रोसेस्ड बाय द डाटा फिड्यूशियरी एंड द प्रोसेसिंग एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द डाटा फिड्यूशियरी विद रिस्पेक्ट टू द पर्सनल डेटा ऑफ द डाटा प्रिंसिपल। कि जहाँ पर वो डेटा कई बार खुद प्रोसेस नहीं करते और दूसरी छोटी कंपनी से या सब्सिडियरी कंपनी से या डाटा सेंटर से वो प्रोसेसिंग करवाते हैं, तो डाटा सेंटर के बारे में भी उनको बताना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर वो कर रहे हैं, और अपने डेटा की समरी लेने का ऑलरेडी ये प्रोविजन फेसबुक वगैरह पर है कि आपने जो भी पोस्ट किए है वो पूरे के पूरे पोस्ट आप जैसे डाउनलोड करना चाहते हो, ये है। और ये इसलिए है कि ये कानून बाकी सब देशों में है ऑलरेडी। यूरोप में जीडीपीआर है, अमेरिका में है, कई देशों में प्राइवेसी के कानून है, और इसलिए भारत के नागरिकों को भी उन्होंने डिनाई नहीं किया और उस पर अवेलेबल है। लेकिन बाकी वेबसाइट इसको माने ना माने, इसके लिए कोई कानून नहीं है। In one place, the identities of all the data fiduciaries with whom the personal data has been shared along with the categories of personal data so shared। तो जहाँ पर जो जहाँ जहाँ पर वो शेयरिंग करता है तो वहाँ वो बताएगा कि आपका डेटा हम दूसरे को दे रहे हैं। जैसे व्हाट्सएप जो है वो फेसबुक पर जब खरीद लिया और जब वो तय हुआ कि ये डेटा फेसबुक को भी करेंगे, तो उस टाइम ये प्रॉब्लम आया था और सुप्रीम कोर्ट भी उसमें अपने ऑर्डर मनवाने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि इस तरह का भारत में कोई कानून ही नहीं है कि वो प्रोसेस अमुक व्यक्ति से करे या अमुक व्यक्ति से शेयर ना करे, वो फ्री में कर रहा है या वो बेच रहा है, ये जानने का कोई तरीका ही पहले भारत सरकार के पास नहीं था। तो इसलिए ये आइडेंटिटी इनको डिस्क्लोज करना राइट टू इन्फॉर्मेशन में आ जाएगा। फिर एनी अदर इन्फॉर्मेशन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। तो इस तरह का ये राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में कहा गया है। रही बात ब्रीच के बारे में, ब्रीच नहीं, इसमें ब्रीच तो अलग चीज है। इसमें सेक्शन 14 में तो राइट ऑफ ग्रीवेंस रिट्रेसल है। अब इसमें दो तरह का मैकेनिज्म दिया गया है। जैसे आरटीआई एक्ट में पीआईओ होते हैं, एपीआईओ होते हैं, डीम्ड पीआईओ भी माना गया है सभी सरकारी कर्मचारियों को, और जो एपेलेट अथॉरिटी है और नहीं, सूचना आयोग, वो ये सब ठीक है, बनाया गया है। लेकिन जो इन्होंने शेयर किया था, क्या कहते हाँ, हैं, देवेंद्र जी ने, उसमें जो तो वही मेरे फोन पास है, नंबर डाला वही था। मेरे पास है, वही मेरे पास है, सेम है। ये भी वही है, ये मैंने पीपीटी में हाँ हाँ, ठीक। कॉपी एंड पेस्ट किया हुआ है। सेम ओके चीज है। ओके। राइट ऑफ ग्रीवेंस रिट्रेसल है। तो इसमें ग्रीवेंस हैंडलिंग मशीनरी जो है, इसमें अभी तक राइट टू प्राइवेसी के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के नीचे कोई अथॉरिटी होती नहीं थी। मतलब सिर्फ सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ता था। अब पहली बार इसमें ये बनाया गया है कि इसमें एक तो उनका इंटरनल मैकेनिज्म रहेगा। ऐसा नहीं है कि इंटरनल मैकेनिज्म नहीं है, अभी भी है। फेसबुक में है, व्हाट्सएप में है, आप ब्लॉक कर सकते हैं। जो आपको फ़ोन कॉल है उसमें आप ब्लॉक कर सकते हैं, एसएमएस ब्लॉक कर सकते हैं, फेसबुक में आप अनफ्रेंड वगैरह कर सकते हैं, ये सब ऑप्शंस है। लेकिन ये ऑप्शंस इसलिए है कि इंटरनेशनल लॉ में इस चीज़ तरह की चीज़ें हैं, तो इसलिए वो भारत की पब्लिक को अवेलेबल हो जाती है। भारत के कानून में इस तरह का कोई स्पेशल प्रावधान अब तक नहीं था। तो एक उनको इंटरनल ग्रीवेंस हैंडलिंग मशीनरी करनी पड़ेगी। A data principal who is not satisfied with the response of a data fiduciary to a grievance or receives no response within 7 days or such shorter period as may be prescribed may register or a complaint with the board in such manner as may be prescribed। मतलब इसमें अधिकतम अवधि दे दी गई कि 7 दिन के अंदर ऑनलाइन उनको ग्रीवेंस हैंडलिंग करना पड़ेगा, और यदि वो नहीं करते हैं तो फिर कंप्लेंट जो है वो बोर्ड के साथ, मतलब डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड के साथ लॉन्च की जा सकती है। और ये जो इसके पहले ग्रीवेंस हैंडलिंग मशीनरी 1 में दिया है 14(1) में, डाटा प्रिंसिपल शैल हैव द राइट टू रेडीली अवेलेबल मींस ऑफ रजिस्टरिंग ए ग्रीवेंस विद ए डाटा फिडुशियरी। ये वॉलंटरीली जो कंपनी कर रही है वो तो कर रही है, लेकिन लीगली किसी के लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं था कि वो इस तरह का कोई ग्रीवेंस हैंडलिंग मशीनरी बनाए। कि जैसे फेसबुक है, फेसबुक में तो जाना माना मैकेनिज्म है कि कोई भी पोस्ट आप करो कंप्लेंट, 24 से 48 घंटे में वो डिलीट कर देते हैं यदि उनको ऑफेंसिव लगती है तो। और आप किसी भी पोस्ट पे कोई फेक अकाउंट है, फेक अकाउंट भी आप डिलीट करवा सकते हैं तुरंत 24 से 48 घंटे में करके, वो आपको बता भी देते हैं। आपको अपना अकाउंट ब्लॉक हो गया है गलत तरीके से, वो भी कर लेते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है कि इसमें जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में क्या है कि किसी भी भारतीय नागरिक का या किसी भी नागरिक का पूरे वर्ल्ड में अकाउंट वो
90 दिन के लिए ब्लॉक कर सकते हैं कि आपके पूरे का पूरा चैट रिकॉर्ड और जो भी चीज़ है, कोई भी चीज़ आपको एक्सेसिबल नहीं होगी, एंड दिस इज़ विदाउट एनी अपॉर्च्युनिटी ऑफ हियरिंग। अभी इसमें अपॉर्च्युनिटी ऑफ हियरिंग का कोई इसमें प्रावधान ही नहीं था। अब ये प्रावधान इस एक्ट में किया गया है कि किसी का भी अकाउंट वगैरह है, वो इस तरह से ब्लॉक नहीं कर सकते। फेसबुक वाले भी ब्लॉक करते हैं, बट लिमिटेड के लिए करते हैं। जैसे 7 दिन होता है, 14 दिन होता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फ्रेंड रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या कोई बार-बार फ्रेंड रिक्वेस्ट कोई डिलीट कर रहा है, या किसी लड़की को बार-बार आप बल्कि वो तो उसमें वो ये स्टॉकिंग में भी आ जाता है कि कोई डिलीट करते जा रही लड़की, बार-बार आप उसको फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट या मिस्ड कॉल करते जा रहे हैं। तो ये तो अब 354 सी आईपीसी में भी आ गया है कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है, और ये सब चीजें आ गई है जो पहले नहीं था। लेकिन अभी राइट ऑफ ग्रीवेंस रिट्रेसल से 2 मैकेनिज्म आ गया है। पहला एक उनका इंटरनल ग्रीवेंस हैंडलिंग मशीनरी, और दूसरा डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड। इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर हाई कोर्ट के नीचे बनाने का इसमें प्रावधान है। फिर ये राइट टू नॉमिनेट भी इसमें दिया गया है, जो महत्वपूर्ण अधिकार है इसमें में आता है ये। सेक्शन 13 शायद रह गया था। 13 में राइट टू करेक्शन एंड इरेजर ऑफ पर्सनल डेटा है। इसमें ये दिया गया है कि जो डेटा हमारा पड़ा हुआ है, वो यदि ऑब्सोलीट है या उसको हम चेंज करना है, तो ये कुछ जगह पर कर सकते थे, कुछ जगह पर आपने जो पोस्ट कर दिया उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। ट्वीट कर दिया तो कर दिया। अब उसमें वो करेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कितने टाइम तक कर सकते हैं, ये सब अलग-अलग वेबसाइट का अलग-अलग तरीका है अभी। अब इसमें ये एक लीगल राइट बना दिया। लीगल का मतलब है कि अब आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट गए बिना भी ये अधिकार मिल जाएँगे। सभी नागरिकों को, या जो लोग पोस्ट करते हैं, लगभग जो 76 करोड़ डाटा प्रिंसिपल्स है। ए डाटा प्रिंसिपल शैल हैव द राइट टू करेक्शन एंड इरेजर ऑफ हर पर्सनल डेटा इन अकॉर्डेंस विद द अप्लायंस लॉज एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। शी इंक्लूड्स ही, जैसा इसमें मैंने बताया कि उल्टा ड्राफ्टिंग है, तो इसमें पूरा जो है ये वुमन सेंट्रिक लैंग्वेज इसमें है। तो जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 के बाद पहली बार इस तरह का उल्टा ड्राफ्टिंग इसमें किया गया है जानबूझकर, जो इसमें दिया गया है। इस एक्ट के जो स्टेटमेंट है उसमें, ए डाटा फिड्यूशियरी शैल अपॉन रिसीविंग ए रिक्वेस्ट फॉर सच करेक्शन एंड इरेजर फ्रॉम ए डाटा प्रिंसिपल करेक्टेड डाटा प्रिंसिपल्स inaccurate or misleading personal data, completed data principles incomplete personal data, update a data principles personal data, erase the personal data of a data principle that is no longer necessary for the purpose for which it was processed unless retention is necessary for a legal purpose. लीगल का मतलब जहाँ कोई जांच एजेंसी या कोर्ट यदि करता है, तब तो वो डेटा को रिटेन रखा जाएगा। अदरवाइज इसको पिछला जो 2019 का बिल था, इसमें राइट टू बी फॉरगॉटन कहा गया था, मतलब विस्मृत करने का अधिकार। तो राइट टू फॉरगेट टू बी फॉरगॉटन, ये वर्ड इसमें हटा दिया गया है, और उसके बदले केवल एक क्लॉज इसमें कर दिया गया है 13D, कि जिसमें विस्मृति का अधिकार भी सबको दिया गया है कि इंटरनेट उसको भूल जाए। फिर जब आदमी मर जाता है, तो उसके बाद उसके डेटा का क्या होता है, इस बारे में कोई प्रावधान नहीं था। तो अब नॉमिनेशन का अधिकार है कि डाटा प्रिंसिपल शैल हैव द राइट टू नॉमिनेट। जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है, जैसे आपका वसीयतनामा होता है कि आपके जाने के बाद आपकी प्रॉपर्टी का क्या होगा, तो उस तरह से आपके जो पासवर्ड है, आपका ईमेल अकाउंट है, आपका जो बैंक अकाउंट है, आपके बाकी जो चीजें हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप प्रोफाइल, ये इनका क्या होगा। तो इसमें नॉमिनेशन किया जा सकेगा। इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एनी अदर इंडिविजुअल हु शैल इन द इवेंट ऑफ डेथ or incapacity of the data principal exercise the rights of data principal in accordance with the provisions of this act. And for the purpose of this section, incapacity means inability to exercise the rights of the data principal under the provisions of this act due to unsoundness of mind or body. तो इसमें माइनर इनकैपेसिटी माना ही गया जो एज की वजह से है, और दूसरा जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और बॉडी है उसकी वजह से भी है, तो वो लोग नॉमिनेट कर सकते हैं किसी को भी। तो ये राइट, ये चौथा अधिकार दिया गया है जो दिया गया। इसका जो डिजिटल नागरिक की जो परिभाषा है, तो इसमें लोग जो इररिस्पांसिबली कई चीजें जो पोस्ट करते रहते हैं, तो इसमें कोई भी विधिक प्रावधान इसमें नहीं था। संविधान में सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज है, और वो भी जस्टिफाइबल नहीं है, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। हम जानते हैं करोड़ों लोग तो मतदान भी नहीं करते। यूपी में तो ऐसा है कि 40% लोग मतदान करते हैं, 60% लोग मतदान नहीं करते। इसका मतलब 90% लोग आपके खिलाफ है, तो आप गवर्नमेंट बना सकते हैं। जब 4 पार्टी थी तब यूपी में ये हाल था। अब यहाँ पर डाटा प्रिंसिपल में ये लीगल ये बना दिया गया है ड्यूटी। इसमें राइट भी है और ड्यूटी भी दी गई है। A data principal shall comply with the provisions of all applicable laws while exercising rights under the provisions of this act. A data principal shall not register a false or fraudulent grievance or complaint with the data fiduciary or the board. मतलब वो झूठी कंप्लेंट नहीं ये करेगा। A data principal shall under no circumstances, including while applying for any document, service, unique identifier, proof of identity or proof of address, furnish any false particulars or suppress any material information or impersonate another person. जैसे फेसबुक पर अभी फेक आईडी वगैरह क्रिएट कर लेते हैं, ये फिलहाल कोई ऑफेंस नहीं है। इम्पर्सोनेशन ऑफेंस है, 270 है, और भी कई प्रावधान है। आईपीसी में पूरा चैप्टर है, 66C है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसमें भी ये प्रावधान है। लेकिन वो क्राइम होता है तो ही होता है। सपोज आप कोई दूसरे पर्पज के लिए करते हैं,
तो वो अभी तक कोई ऑफेंस नहीं था। और जो इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 अभी लाया गया है, उसमें यदि आप कनेक्शन लेने के लिए कोई डेटा गलत देते हैं तो उसमें इसको क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है। उसी तरह से अब नागरिकों के लिए भी इसमें आया है कि आप कोई भी ईमेल आईडी या ये है, तो आप किसी के भी नाम से नहीं, आपको खुद अपने नाम से अपनी रियल आइडेंटिटी, रियल फोटो, रियल सिग्नेचर या रियल जो पर्टिकुलर है उसके साथ ही आपको करना पड़ेगा। या आप किसी को इम्पर्सोनेट नहीं कर सकते। डाटा प्रिंसिपल शैल फर्निश, लेकिन इसमें उसके लिए कोई मतलब क्रिमिनल वो नहीं माना गया है, ये केवल ड्यूटीज में दिया गया है। तो इसमें डाटा प्रिंसिपल के लिए कोई पेनल्टी नहीं है। हाँ, डाटा प्रिंसिपल के लिए है सेक्शन 16 में, और इसमें सबसे कम पेनल्टी है जो शेड्यूल में दिया गया है। A data principal shall furnish only such information as is verifiably authentic while exercising the right to correction or erasure under the provisions of this act। तो ये ड्यूटीज दी गई है। अब इसमें जो पेनल्टीज दी गई है वो इसके शेड्यूल में दिया गया है सबसे आखिरी में, जिसमें 6 अलग-अलग तरह के पेनल्टीज है। इसमें इम्प्रिजनमेंट वगैरह हटा दिया गया है। सर्च और सीजर के जो पावर्स थे वो अथॉरिटी को जो 2019 वाले बिल में थे, वो भी इसमें नहीं है। और अब इसमें जो पेनल्टी दी गई है, वो केवल फाइनेंशियल पेनल्टी है। और वो पेनल्टी का शेड्यूल में दिया गया है, शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1 में जो दिया गया है, उसमें ये 6 तरह की पेनल्टीज है, जिसमें ये इसी पे आता हूँ मैं। इसमें सेक्शन 16 के लिए जो प्रिंसिपल को, डाटा प्रिंसिपल को जो पेनल्टी है, वो 10,000 तक के है। मतलब नागरिकों को 10,000 से ज़्यादा इसमें नहीं हो सकता है जुर्माना, पेनल्टी। और ये सेक्शन 16 के लिए जो है ये सबसे कम है कि मैक्सिमम 10,000 तक का हो सकता है यदि कोई गलत तरीके से इसमें करता है तो। इसमें कोई इम्प्रिजनमेंट का प्रोविज़न नहीं है। दूसरा जो इसमें जो अलग-अलग 6-5 ऑफेंस और दिए गए हैं। इसमें 250 करोड़, 200 करोड़, 200 करोड़, 150 करोड़, 50 करोड़ है, लेकिन इसमें अप टू लिखा गया, मतलब ये मैक्सिमम है। और इसको बढ़ाकर नोटिफिकेशन से 500 करोड़ भी किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा। इसमें ये लिखा है कि जो भी प्रोविजन है, दिस शैल बी इन एडिशन टू एंड नॉट इन डिरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। तो इसमें हमने जब 29(2) देखा, तो उसमें 29(1) भी देखना पड़ेगा। मतलब है कि वो यदि आईपीसी में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में यदि वो ऑफेंस है, तो वो भी लागू होगा और ये भी लागू होगा। द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन टू एंड नॉट कॉन्स्टिट्यूट इन डिरोगेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एनी अदर लॉ एंड शैल बी कॉन्स्टिट्यूट एज कंसिस्टेंट विद सच लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। मतलब है कि उसमें इम्प्रिजनमेंट मान लो आईपीसी में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में होती है, यदि वो साइबर क्राइम डिफाइंड है, जैसे कि 66 है, 67 है, तो अलग-अलग एक्ट में जो भी जो उसमें होती है, आईटी एक्ट में पूरा ऑफेंस का चैप्टर है, वो सब के सब लागू रहेंगे और उसमें किसी भी चीज को समाप्त नहीं किया गया है। मतलब क्रिमिनल ऑफेंस है तो आईटी एक्ट के भी प्रावधान लागू होंगे, और ये जो डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है इसके भी प्रावधान लागू होंगे। और ये आईपीसी से हम यदि कंपेयर करें तो आईपीसी में जो पेनल्टी थी वो बहुत ही रिडिकुलसली लो है। सबसे कम पेनल्टी है आईपीसी 510 में, शराब पी के पब्लिक प्लेस पे दंगा मस्ती करना, इसमें 10 रुपया का पेनल्टी है। अब 10 रुपए आप समझ सकते हैं कि कितना रिडिकुलस है, लेकिन ये 1960 का कानून है, सॉरी 1860, और पिछले 150 साल से इसको रिवाइज नहीं किया गया। एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी और उस जेपीसी जो है पार्लियामेंट की, उसने रिकमेंड किया था कि इसको कम से कम 50 गुना कर दिया जाए। उस कमेटी को भी बहुत साल हो गए अब तो। ये तो बीएम गांधी की जो किताब मैंने 2003 में पढ़ी थी, उसके प्रावधान में आपको बता रहा हूँ कि 50 गुना करने का रिकमेंडेशन हुआ है, लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टी आईपीसी का जो पेनल्टी है, उसको रियलिस्टिक बनाने के बजाय या उसका कोई डिटरेंट फोर्स, मतलब आप पेनल्टी देखेंगे तो आपको हँसी आएगी, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, इस तरह का उसमें आईपीसी में फाइन है। मतलब साफ शब्दों में कहे तो पुलिस इतनी रिश्वत भी नहीं लेती, वो भी इससे ज्यादा मांगती है। तो ये इस तरह के जो प्रावधान है, इसलिए आईपीसी का जो डिटरेंट फोर्स है वो बहुत ही कम हो गया है और उसको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। लेकिन सब पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं, उनमें इतने हो रहे हैं कि कोई आईपीसी का फाइन को 50 गुना या 100 गुना, बल्कि अब तो मैं बोलता हूँ 100 गुना कर देना चाहिए कम से कम, ताकि उसका कोई डिटरेंट इफेक्ट रहे। तो वो संशोधन जो आईपीसी में लाना चाहिए वो नहीं लाया जा रहा है। और फिर इसका जो ओवरराइडिंग इफेक्ट है इसमें, तो इससे ये होगा कि क्रिमिनल ऑफेंस में इसमें कोई पावर डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड को नहीं है। इनको जो पावर दिए गए हैं वो केवल सिविल पावर्स है। इसमें इम्प्रिजनमेंट का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन जो बाकी कानून है वो सभी लागू रहेंगे। मतलब आईपीसी, सीआरपीसी, ये या फिर जो आईटी एक्ट है, वो जितने भी है, या फिर कोई दूसरे भी फाइनेंशियल ऑफेंसेस यदि बनते हैं, जैसे एनडीपीएस एक्ट है, या फिर कोई टेररिज्म है, या दूसरे कोई फाइनेंशियल ऑफेंसेस बनते हैं, ये सब के सब कानून इस पे लागू रहेंगे। तो फाइनेंशियल पेनल्टी जो है वो सेक्शन 25 में डिफाइन किया गया है कि ये अमाउंट किस तरह से दिया जाएगा, क्योंकि जो अमाउंट है इसमें अप टू शब्द है। अप टू का अर्थ ये है
कि इसमें जो रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस जो आईपीसी के सेक्शन 23 में डिफाइंड है, उसमें ये देखना पड़ेगा कि उसको फायदा कितना हुआ, दूसरे को नुकसान कितना हुआ। तो ये हर चीज में देना पड़ता है और इसके आधार पर वो तय किया जाता है। जैसे कि एक पैरामीटर इसमें भी है, सिविल लॉ में ऑलरेडी होता है कि जैसे रोड एक्सीडेंट या मोटर व्हीकल एक्सीडेंट की हम बात करते हैं, उसमें देखा जाता है कि व्हीकल का रिपेयर का बिल कितना है, कितने दिन तक वो उसका हॉस्पिटलाइजेशन का या मेडिकल ट्रीटमेंट का बिल कितना है, कितने दिन तक वो अपनी रोजी रोटी पे नहीं जा सका और उसका डेली वेजेस या सैलरी क्या है। तो ये सब चीजें देख के वो अवार्ड होता है। ये नहीं कि कोई बोले मुझे 5 करोड़ 10 करोड़ डैमेजेस, उस तरह से कोर्ट नहीं देता है। तो फाइनेंशियल पेनल्टी में कौन कौन से फैक्टर ध्यान में रखे जाएंगे, वो इसमें दिया गया है। तो इसमें पहला तो ये है कि फाइनेंशियल पेनल्टी शेड्यूल 1 के मुताबिक की जाएगी। दूसरा इसमें ये दिया है कि व्हाइल डिटरमाइनिंग अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल पेनल्टी टू बी इम्पोज्ड अंडर सबसेक्शन 1, द बोर्ड शैल हैव रिगार्ड टू द फॉलोइंग मैटर्स: द नेचर, ग्रेविटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द नॉन कंप्लायंस। मतलब किस तरह का है, कितना सीरियस है और कितने ड्यूरेशन तक है, कितने टाइम से वो चीजें हो रही है। क्योंकि पहली बार हो रहा है या रिपीट है वो भी देखा जाता है। बार-बार बोलने के बाद भी कोई उस चीज़ को नहीं मान रहा है या उस प्रोविज़न को लागू नहीं कर रहा, तो ड्यूरेशन भी देखा जाता है। तो ये सब देखा जाएगा। द टाइप एंड नेचर ऑफ द पर्सनल डेटा अफेक्टेड बाय द नॉन कंप्लायंस, कि इससे एक्चुअली खतरा या नुकसान क्या हुआ है। कई बार ये होता है कि जैसे अभी बैंक से कई लोगों के लाखों पासवर्ड चोरी हो जाते हैं। ऐसा हुआ भी है पहले। सिटी बैंक के नाम से पूरी की पूरी फर्जी वेबसाइट आ गई थी। उसमें वो लोग तुरंत अलर्ट कर देते हैं या सबके अकाउंट लॉक कर देते हैं। कि आप लॉगिन करेंगे तो पहले फर्स्ट यू विल हैव टू चेंज योर पासवर्ड, उसके बाद ही आपको आपके अकाउंट का एक्सेस दिया जाएगा। तो इस तरह से कभी-कभी उनको फोर्सिबली भी करना पड़ता है। व्हाट्सएप फेसबुक के भी बहुत सारे अभी जो पासवर्ड चुराए गए थे, तो फेसबुक ने भी उसमें ये किया कि कौन से कंट्री के है या कहाँ पर है, तो उनको वो डिस्क्लोज करना, ये भी राइट टू इन्फॉर्मेशन में इसमें आ गया है इस बिल में। रिपीटेटिव नेचर ऑफ द नॉन कॉम्प्लायंस, फिर वेदर द पर्सन एज ए रिजल्ट ऑफ द नॉन कॉम्प्लायंस हैज रियलाइज्ड अ गेन और अवॉइडेड एनी लॉस, कि उसका कितना फायदा हो रहा है या कितने नुकसान को वो बचाने की कोशिश कर रहा है। Whether the person took any action to mitigate the effects and consequences of the non-compliance and the timeliness and effectiveness of that action। कि सबसे पहले ये होता है कि जैसे कार्ड ये होता है या ये होता है, पैसे कोई विड्रॉ करता है तो इसमें कार्ड ब्लॉकिंग और इस तरह की ऑनलाइन मशीनरी है। तो सभी बैंक ने इस तरह की मशीनरी ऑलरेडी किया गया है फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले में। फिर वो पैसा रिफंड भी कर देते हैं 2-3 महीने में। आरबीआई के भी इस बारे में रेगुलेशंस है। तो ये सब चीज़ें पहले से ही है। अब इसमें है कि क्या-क्या उसने मिटिगेट मतलब नुकसान कम करना। तो जो नुकसान को कम करने के लिए उसने क्या-क्या स्टेप्स लिए, क्या उनके सिक्योरिटी मेजर्स है, क्या कोई एंटीवायरस उन्होंने लगाया, कोई दूसरे उन्होंने रिपोर्टिंग वगैरह किया है, ज पब्लिक में अवेयरनेस या इसके लिए कोई उन्होंने नोटिस या ये सर्कुलेट किया कि जिससे लोग सावधान हो जाएँ, ये सब चीज़ों को भी देखा जाएगा। अदरवाइज़ इट कैन गिव राइज़ टू मेनी लॉसूट्स। वेदर द फाइनेंशियल पेनल्टी टू बी इम्पोज्ड इज़ प्रोपोर्शनेट एंड इफेक्टिव। मतलब वो डिस्प्रोपोर्शनेट ना हो, जो भी पेनल्टी हो, वो ये होना चाहिए कि सरकार का फ़ायदा करने के लिए या ये ना हो इसमें। और दूसरी बात, कॉम्पेंसेशन का इसमें प्रोविज़न नहीं है। पहले जो 2019 का बिल था, इसमें कॉम्पेंसेशन का भी पूरा एक सेक्शन था। इसमें कॉम्पेंसेशन का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। मतलब ये पूरा सरकारी खाते में जाएगा। इसमें जो अफेक्टेड व्यक्ति है या पब्लिक है, इनको इसमें 1 भी रुपया कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। हाँ, सीआरपीसी में जो मिलता है, वो ऑलरेडी प्रोविज़न है 357 वगैरह में। So whether the financial penalty to be imposed is proportionate and effective having regard to achieving compliance and deterring non-compliance with the provisions of this act, and the likely impact of the imposition of the financial penalty on the person, कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा इस पेनल्टी का। तो ये सब फैक्टर जो है वो ध्यान में रखे जाएंगे। इस तरह से इसमें दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है इसके। और जो डेफिनेशंस वाला पार्ट है, डेफिनेशंस में जो ऑलरेडी वैसे देवेंद्र अग्रवाल जी ने काफ़ी अच्छा स्टडी किया हुआ है इसका, और उन्होंने बड़े अच्छे से उसको हिंदी में समझा कर भी बताया। और इसमें जो कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर होती है, और कुछ चीज़ें ऐसी है कि जिनके बारे में सबको कंसर्न होना भी चाहिए, खास करके आरटीआई कार्यकर्ताओं को। क्योंकि जैसे शैलेश गांधी साहब ने भी पॉइंट आउट किया कि इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो लिखा है, लेकिन पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू थर्ड पार्टी ही यदि लिख देते तो वो शायद और क्लियर हो जाता। अब रिलेटिंग टू थर्ड पार्टी शब्द ही उसमें नहीं है। तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 इन का क्या होगा, फिर 11(1) का क्या होगा, फिर 19(2) और 19(4) का क्या होगा। कि ठीक है, चलो 81J में तो अमेंडमेंट हो रहा है, लेकिन क्या इससे बाकी के जो प्रावधान है, हाँ, ये बात ठीक है कि 81D, 81E उसमें ये फिर भी ये चीज़ें लागू रहेंगी, लेकिन जो सेक्शन 7 उस पे विचार करेगा पीआईओ, तो ये सब बाकी प्रावधानों का क्या होगा? तो इस पर भी नहीं, विचार करना होगा। बेसिकली ये देखा जाए तो 81J हाँ, में अमेंडमेंट होने के बाद में कुछ बचेगा ही नहीं आरटीआई एक्ट हाँ, में, यस, क्योंकि हाँ, सबसे वो भी मेन एक है वही कि इसमें यस बिल्कुल, वो भी कंसर्न जो 99% है वो इंफॉर्मेशन डिनायल उसी में होता है, और थर्ड पार्टी और पर्सनल इंफॉर्मेशन के नाम पर होता है, और वही उन्होंने मुख्य रूप से पकड़ा है। बाकी तो
सेक्शन 8 के बाकी जो हैं वो कोई औचित्य नहीं रखते। 81J को उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, इसका मतलब उन्होंने 99% खत्म कर दिया। 1% में जो बचा हुआ है उसमें फिर हम घूमते रहे इधर से उधर, हमें तो ये हाँ, और लगता फिर है। भी जो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, तो डेफिनेशन वाला पार्ट में बता देता हूँ जो सेक्शन 2 में इसमें दिया गया है। इसमें जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दिया है, एक तो एप्लीकेशन डेफिनेशन भी में देखना जरूरी है। डेफिनेशन में 14 सेक्शन जो था वो उसको थोड़ा सा हाँ बताइए। डेफिनेशन में 14 हाँ, सब नंबर का सेक्शन, हाँ यस, क्या? 214 जो है ये मैं बता देता हूँ। इसमें जो टोटल जो सब सेक्शंस है, इसमें 18 सब सेक्शन है। 18 सब सेक्शन में से हम सब सेक्शन 14 देखते हैं पहले। 14 बोला ना आपने, पर्सनल डाटा ब्रीच। हाँ 14 तो 14। पर्सनल डाटा ब्रीच मीन्स एनी अनऑथोराइज्ड प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा। प्रोसेसिंग में वो आ जाते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बैकअप लेते हैं, ये सब प्रोसेसिंग माना गया है डेटा का। क्योंकि मैं कंप्यूटर इंजीनियर भी हूँ, तो इसलिए मैं बता सकता हूँ कि क्या क्या प्रोसेसिंग उसका डेटा का होता है, किस लेवल पे होता है। जनरली जो सब्सिडियरी कंपनी या जो बड़ी कंपनी अपनी छोटी कंपनी से, या बड़ी नेटवर्क कंपनी छोटी कंपनी को छोड़ नेटवर्क कंपनी दीजिए, से कंपनी को प्रोसेसिंग करती सुनिए है। सुनिए और सुनिए यहाँ एक्सीडेंटल पर डिस्क्लोजर। वीरेंद्र जी, हाँ, मैं यहाँ पे हम टेक्निकल सिर्फ एस्पेक्ट में नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल लीगली बता रहा हूँ, टेक्निकल एस्पेक्ट में नहीं जा रहा हूँ मैं। और क्योंकि टेक्निकल पूरी चीजें समझ भी नहीं पाएंगे सब लोग, वो मैं समझ रहा हूँ। हम्म और एक्सीडेंटल डिस्क्लोजर, acquisition, sharing, use, alteration, destruction of or loss of access to शेयरिंग, personal जैसे data। शेयरिंग शेयरिंग हो गया, और आपका हाँ एक्सीडेंटल डिस्क्लोजर हो गया। हाँ, ये यस। दोनों चीज कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मीडिया के लिए, और हम जो ज्यादातर चीज यही करते हैं कि कोई भी सरकारी कई बार दस्तावेज जो होते हैं, हाँ आपको पता है, हम शेयर कर लेते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि हम आरटीआई से उसको प्राप्त करें। मीडिया यस। के पे अक्सर ये होता है कि कुछ चीजें बाहर आ गई, और बाहर आ गई तो उसको हम शेयर कर लिया, और वो इन्फॉर्मेशन जो व्यक्ति शेयर कर रहा है वो उसके लिए दोषी होगा। नहीं वो प्रूफ नहीं हो पाएगा ना कि कौन से व्यक्ति ने उसको दिया हुआ है। तो नहीं नहीं, हमने वो वो इसमें इसमें जानकारी कहाँ से हाँ उठाई? यदि हम हाँ, हमने, हाँ, देखिए वो मैं बता रहा हूँ हमने यदि आपको, वो जानकारी उस विभाग से इसमें उठाई शेयरिंग है। इसमें शेयरिंग को नहीं रोका गया। इसमें अनऑथोराइज्ड वर्ड है, अनऑथोराइज्ड शेयरिंग, मतलब एक जो शेयरिंग किसके साथ कर रहे हैं, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन में हर कंपनी को बताना पड़ेगा। कि जैसे व्हाट्सएप ने बता दिया कि हम अपना आपका डेटा फेसबुक को भी दे रहे हैं, या फिर जैसे कहीं पर भी आपको अकाउंट खोलना है किसी वेबसाइट पर, बोलते हैं कि हम आपके गूगल क्रेडेंशियल्स यूज कर रहे हैं। इसका मतलब वो आप परमिशन दे रहे अनऑथोराइज हैं नहीं, कॉन्शियसली। हम ये कहते हैं अनऑथोराइज और अनऑथोराइज का क्या मतलब? देखिए, हम जब आरटीआई लगा करके कोई जानकारी अनऑथराइज मतलब प्राप्त बिना करते हैं बिना कंसेंट, वो नहीं वो ऑथोराइड होती आरटीआई है, की वो बात नहीं कर रहा ऑथोराइड हूँ। जानकारी होती है। हाँ, नहीं नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ आरटीआई की। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि शेयरिंग जो है वो अनऑथोराइज किस तरह से होता है, जहाँ कंसेंट नहीं है। आपका यदि कंसेंट है सेक्शन 7 में इस बिल के मैं समझ गया, जो, तो हम सब समझ तो गए, लेकिन ऑथोराइज है। फिर भी अब इसको हाँ हमें आरटीआई एक्ट से भी जोड़ करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी चीज उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसका आरटीआई एक्ट पर कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे हम ये कहते हैं कि हमने आरटीआई से जानकारी हासिल नहीं की, अब आप समझिएगा बात को, है ना। हम्म। यहाँ पे ये तो नहीं कहा है कि ये सिर्फ मतलब इसमें काम आएगा। मतलब ये तो कोई विभागीय जानकारी भी यदि हम उसको इस तरह से अनऑथोराइड तरीके से ले लेते हैं, मतलब अनऑथोराइड यही ना हुआ कि आपने बाबू को बोला, बाबू ने आपको 2 पन्ने पकड़ा दिया। अब आपको पता है कि यहाँ पे घोटाला हुआ है, इस तरह से आपने मीडिया में जाके अपने फेसबुक में आपने शेयर कर ली, ठीक है। हम ये जानना चाह रहे हैं, तो इसमें हाँ तो ये अनऑथोराइड वे में हमने हासिल किया, आरटीआई तो हमने लगाया नहीं। और पब्लिश हाँ। करने वाले, शेयर करने वाले कौन है? हम हैं। तो वो हम्म। तो इसमें एक्ट का उल्लंघन तो हो गया ना। नहीं, वो मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें दो एस्पेक्ट है। पहला कि पहली बात ये जो है ना, जो ऑफिस में ऑलरेडी जो हार्ड कॉपी डेटा होता है उसकी यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है। हम केवल डिजिटल डेटा की बात कर रहे हैं, मतलब जो लोग वेबसाइट पर अपना डेटा दे रहे हैं, पहले हम उसकी बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि डाटा थेफ्ट। डाटा थेफ्ट ऑलरेडी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में ये है कि कोई भी किसी के पासवर्ड को एक्सेस करके डेटा की चोरी करता है, तो वो तो क्रिमिनल ऑफेंस अभी भी है, और पिछले 22 साल से है। ये आईटी एक्ट 2000 आया तब से वो डाटा थेफ्ट इज एन ऑफेंस, तो वो तो क्रिमिनल ऑफेंस में वैसे भी आता ही है। उसके लिए कोई अलग से कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो डाटा ब्रीच है वो तो है, लेकिन यहाँ पर उसके सिविल कॉन्सिक्वेंसेस है। क्योंकि अब क्रिमिनल के अलावा इसमें पेनल्टी भी लगाने का प्रावधान है कि जिसके कस्टडी में वो डेटा होता है या जो प्रोसेसिंग करता है वो भी किसी भी तरह से लीक करता है। तो पहले ये सब चीजें क्या है कि इंटरमीडियरी के जो रूल्स है उसमें 2021 के जो रूल है वो लागू थे, जो आईटी एक्ट के तहत ये प्रिस्क्राइब किए गए हैं। वो जो रूल्स है टाइम टू टाइम अमेंड भी होते रहे हैं, और उसमें जो रूल्स है उसमें इंटरमीडियरी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इंटरमीडियरी जैसे फेसबुक वगैरह बोलते हैं कि भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम तो आपको फ्री में सर्विस दे रहे हैं, कोई कुछ पोस्ट कर रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, तो हमारी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। अब उनकी जिम्मेदारी फिक्स हो जाएंगी, जैसा देवेंद्र अग्रवाल जी ने बताया कि उसमें अब वो डाटा फिड्यूशियरी माना गया है, और फिड्यूशियरी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पर फिक्स की गई। साथ में कोई ब्रीच होता है तो ब्रीच दे विल हैव टू रिपोर्ट द इंसिडेंट,
उनको बताना पड़ेगा कि भाई अमुक ये हुआ है, अमुक देश से संबंधित डेटा है, या अमुक सीरीज के नंबर से लेके अमुक सीरीज के नंबर तक ये हुआ है, या इनके पासवर्ड ये हो गए, तो उनको वो ब्लॉक कर दे, या जो भी रिमीडियल मेजर ले, या उनको पासवर्ड चेंज करने के लिए फोर्स करे, ताकि लोग अपने अपने अकाउंट को सिक्योर रख सके और इससे बच सके। तो ये जो पर्सनल डाटा ब्रीच है, उसके लिए ये इसको डिफाइन किया गया है यहाँ पे। थैंक यू। जी बीरेन जी, बिल्कुल अच्छा, हम आप सबके कंसर्न से वाकिफ हैं, और बहुत बहुत अच्छी बात है। ये नहीं कह रहे हैं कि ये कानून नहीं आना चाहिए, लेकिन जो एक मैंने तो आपको शुरू में बताया, तो मैं इसमें पूरा कर लूं। आशीष नारायण जी होल्ड करिए। हाँ, कि शुरू में जो बताया कि हमारे देश में, भारत जैसा देश है ना, अभी भी मैं इसको बहुत बैकवर्ड मानता हूं, भले ही ये बहुत अपने आप एडवांस माने, मतलब जहां पे मोर देन 90% लोगों को मतलब बेसिक चीजों के लिए फाइट करना पड़ता है, चाहे वो बेसिक इंफॉर्मेशन हो, चाहे बेसिक मतलब इस तरह से। इसको पहले तो यार स्क्रीन शेयरिंग अब स्टॉप कर देते हैं। मतलब ये बेसिक जो इंफॉर्मेशन है, बेसिक एक तरह से जानकारियां हैं, रोटी कपड़ा मकान है।